गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जिस भी वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम अफान हाशमी है और ये हमारी ऑन गोइंग सीबीएसई साइंस की सीरीज क्लास 10th की जो हमने कंटिन्यू कर रखी है, उसका ही आखिरी लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है, ये सीरीज जो है उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है और अब वो सीबीएसई में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं। तो डिस्कस करने वाले हैं अपने आखिरी चैप्टर, जो के होंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये वाला चैप्टर, और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। 10 क्वेश्चन इसके और 8 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम 2026 साइंस के लिए गारंटीड क्वेश्चंस बिल्कुल होने वाले हैं। मतलब क्वेश्चंस जो है बिल्कुल ऐसे ही और इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे, इस बात की एकदम गारंटी है। और अगर आपने इतना जितना मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में, जितने क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लिया तो आपकी फर्स्ट डिवीजन गारंटीड है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर के साथ, जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे इस सीरीज का सेकंड लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 10 सवाल रखे हैं। ठीक है, 5 नंबर का एवरेज ये चैप्टर पूछा जाता है हर साल एग्जाम में। ठीक है, 5 नंबर मतलब 3 साल का एवरेज निकाला है। ठीक है, तो उसमें 5 नंबर का ये एवरेज पूछा जाता है। कभी कभी किसी साल 6 का आया है, किसी साल 5 का, किसी साल 7 का। तो एवरेज मिला के इसका हमने मतलब 4 नंबर का भी पूछ लिया, तो इसका एवरेज जो है 3 साल का खैर 5 नंबर निकला है। तो 5 नंबर का मोटा मोटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूछा जाता है। उसके लिए ये जो सवाल रखे हैं वो मोर देन इनफ है। ये सवाल कर लेना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बिल्कुल इजीली पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर लोगे। इसी तरह हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, ये एक बड़ा चैप्टर है। इसका पिछले 3 साल का एवरेज 9 मार्क्स का है। ठीक है, मतलब वही किसी साल 10 का पूछ लिया, किसी साल 8 का, किसी साल 9 का, तो एवरेज हमने इसका 9 मार्क्स पिछले 3 सालों का निकाल के रखा है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो लगभग 10 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो बस ये क्वेश्चन कर लेना हाउ डू ऑर्गेनिज्म के, और अपना 10 में से 10 नंबर इजीली स्कोर कर लोगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला सवाल 3 नंबर में जो पूछा गया है सीबीएसई में अक्सर, वो है डरावनी परिस्थितियों में मानवों में मुक्त होने वाले हार्मोन का नाम और उस हार्मोन को स्रावित करने के लिए शरीर किस प्रकार अनुक्रिया करता है। चलो ठीक है, ठीक है, जब कोई डरावनी सिचुएशन होती है उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ये पूछा है आपसे। चलो, हार्मोन और ग्रंथि। डरावनी स्थितियों में शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। जब भी कोई स्थिति ऐसी होती है जो डरावनी होती है किसी चीज की वजह से, या फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी को फनी से एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए सड़क पे कभी आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, तो ऐसा लगने लगता है कि हम अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज भाग रहे हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, ये अधिवृक्क एड्रेनलिन ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है, ग्लैंड के द्वारा निकलता है ये हमारा अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनलिन ग्लैंड द्वारा। अब शरीर की प्रतिक्रिया, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है? हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, ये बढ़ जाती है ताकि हमारी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। जब हम किसी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हम डर जाते हैं, तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है तेज? जिससे हमारा जो शरीर है उसको ऑक्सीजन की मात्रा बराबर मिल सके। रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो, त्वचा में रक्त की आपूर्ति कम कर दी जाती है और इसे कंकाल पेशियों स्केलेटल मसल्स की ओर मोड़ दिया जाता है। ब्लड फ्लो को मोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं? पाचन तंत्र जो है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम, और त्वचा में रक्त की आपूर्ति, रक्त की क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है और इसे कंकाल पेशियों यानी स्केलेटल मसल्स की ओर मोड़ दिया जाता है। ठीक है, श्वसन दर, ब्रीथिंग रेट, ठीक है, डायफ्राम और पसलियों की गति के कारण सांस लेने की दर बढ़ जाती है। ठीक है, जब देखा होगा आपने कोई डर वाली सिचुएशन होती है तो हम इस तरीके से बहुत तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सभी प्रतिक्रिया शरीर को स्थिति से लड़ने या भागने, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करती है। सारी की सारी प्रक्रियाएं मिलकर क्या करती है? शरीर को ऐसी स्थिति में लड़ने या भागने के लिए तैयार करती है ना। चलिए अगली बार नोटिस करिएगा जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो ये सब चीजें नोटिस करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नियंत्रण और समन्वय में तंत्रिका तंत्र और हार्मोनों की क्रियाविधि के बीच अंतरों की सूची बना। उसमें ही सेकंड सवाल पूछा है, व्याख्या कीजिए कि ऑक्सीजन पादपों के एक दिशित प्रकाश की ओर मुड़ने से किस प्रकार संबंधित है। फिर चॉइस में पूछा गया है, मानवों में निम्नलिखित के कारण
वृद्धि हार्मोन की अतिश्रवण, स्त्रियों में एस्ट्रोजन की हीनता, कम श्रवण। उपर्युक्त प्रत्येक हार्मोन को स्रावित करने का नाम भी लिखिए। ठीक है, फिर नियंत्रण किस प्रकार होता है, उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का सवाल है और अक्सर सीबीएसई ये सवाल पूछता है। मतलब ये हार्मोन वाला कि कौन सा जो ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, किस सिचुएशन में कौन सा हार्मोन काम आता है, अगर बॉडी में कोई हार्मोन कम हो गया तो उससे क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह का सवाल सीबीएसई साल ब साल पूछते ही आया है। ठीक है, तो इसलिए 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, हाँ तो देखते हैं सबसे पहले का पार्ट का में अंतर है। पहले डिफरेंस देख लेते हैं नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म में। ठीक है, एक टेबल बना दी मैंने यहाँ। ठीक है, सबसे पहले फीचर के आधार पे सबसे पहले संकेत देख लेते हैं, है ना। गुण, पहले नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। विद्युत आवेगों यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में प्रसारित होती है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तंत्र। हार्मोनल सूचना रासायनिक संदेश वाहिकों यानी केमिकल मैसेंजर्स द्वारा प्रसारित होती है दोनों में। तो तंत्रिका ये नियंत्रण में यानी नर्वस कंट्रोल में सूचना का प्रसारण बहुत तेज यानी फास्ट होता है, और हार्मोनल नियंत्रण में क्या होगा, सूचना का प्रसारण अपेक्षाकृत यानी धीमा, स्लो होता है। ठीक है, अपेक्षाकृत धीमा यानी स्लो होता है। अवधि, ड्यूरेशन की बात करें, इसका प्रभाव अल्पकालिक यानी शॉर्ट लिव्ड होता है, और हार्मोनल में क्या रहेगा, इसका प्रभाव दीर्घकालिक यानी लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। फिर हम सेकंड उस पे आ जाते हैं कि ऑक्सीजन और का प्रकाश की ओर झुकना। हम इसमें किस चीज की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। पौधों में ऑक्सीजन शीर्ष टिप पर बनता है और कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने यानी सेल इलोंगेशन में मदद करता है प्रक्रिया। जब प्रकाश केवल एक दिशा से आता है तो ऑक्सीजन तने के छाया वाले भाग यानी शेडी साइड की ओर विस्तृत डिफ्यूज हो जाता है। परिणाम, छाया ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता वहां की कोशिकाओं को प्रकाश वाले भाग की तुलना में अधिक लंबा कर देती है। इससे असमान वृद्धि के कारण तना प्रकाश की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ लाइट में मुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं ख पार्ट की। ख पार्ट में क्या पूछा था, मानव में निम्नलिखित कारण, अब वो हट जाना, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, विकार और ग्रंथियों के नाम, हार्मोन स्थिति कंडीशन। सबसे पहले लेवल कंडीशन क्या दे रखी थी हमें, वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्राव यानी ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर हो जाए तो डिसऑर्डर क्या होगा, इसमें हमें हो जाता है भीमाकायत्व यानी जाइजेंटिज्म। इसमें शरीर असामान्य रूप से बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, ग्रंथि का नाम पीयूष। एस्ट्रोजन की कमी, अगर फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की कमी, अनियमित मासिक धर्म या बांझपन, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, विमेंस में क्या होगा, अगर जो एस्ट्रोजन है उसकी कमी हो जाए तो या तो फिर उनका जो अनियमित मासिक धर्म हो जाएगा, तो उनका जो पीरियडिक साइकिल होता है या तो वो अनियमित हो जाएगा, ठीक है ना, इरेगुलर हो जाएगा, या फिर बांझपन, या फिर वो कभी भी फर्टाइल हो नहीं पाएंगी, मतलब इनफर्टाइल हो जाएंगे। इनफर्टिलिटी की जो है बीमारी हो जाती है। का नाम जो ग्लैंड इसको रिलीज करता है एस्ट्रोजन को, वो होता है अंडाशय यानी ओवरी। ठीक है, फिर बात करें थायरॉक्सिन का स्राव, अगर लेस सिक्रेशन तो इससे घेंगा यानी ग्विटर नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें गर्दन फूल जाती है, आपने देखा होगा अक्सर, मतलब अपनी किताबों में भी इसका फोटो होता है, और आम उसमें भी अपनी जिंदगी में भी आपने किसी का देखा होगा, गर्दन बहुत ज्यादा स्वेलिंग मतलब स्वॉलन होती है उनकी गर्दन। तो उसकी वजह यही होती है कि उनका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बहुत कम सिक्रेट हो रहा होता है ना। तो फिर उनको ये ग्विटर नाम की बीमारी, इसको हम घेंगा भी बोलते हैं, वो हो जाती है। ठीक है, इसको जो थायरॉक्सिन हार्मोन उसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। चलिए, हार्मोन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, ये हमें सेकंड में पूछा था, चलिए इसके बारे में बताते हैं। हार्मोन के स्रावित होने का समय और मात्रा पुनर्भरण क्रिया विधि यानी फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसका अर्थ है कि शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार हार्मोन के उत्पादन को शुरू या बंद कर सकता है। उदाहरण इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि रक्त में शर्करा यानी शुगर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो जो हमारा अग्नाशय होता है यानी पेनक्रियाज की कोशिकाओं इसका पता लगा लेती हैं और अधिक इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। जैसे ही रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है, इंसुलिन का स्राव अपने आप कम हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। भी जो है ना बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है ये भी। इसमें भी अपना पीएमआर रूल लगाओगे ना, प्रैक्टिस मेमोराइज रिवाइज, वो रूल लगा के
अगर इस चैप्टर को कर लोगे ना अच्छी तरीके से, तो तुम फिर बिल्कुल इजीली इस चैप्टर में, इसके सारे क्वेश्चन में पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकोगे। ठीक है, बस करना इस तरीके से सुनो कि अपने दिमाग, ठीक है। और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी मटर के पौधे में स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप वृद्धि के कारण दिशिक गति की व्याख्या कीजिए। चलो बात कर लेते हैं इसके आंसर की। मटर के पौधे में यह गति प्रतान यानी टेंड्रिल्स की सहायता से होती है, जो इसे स्पर्शानुवातन यानी थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। संपर्क यानी जब प्रतान किसी आधार यानी सपोर्ट के संपर्क में आता है तो प्रतान का वह हिस्सा जो आधार को छू रहा है धीमी गति से वृद्धि करता है, तीव्र वृद्धि, रैपिड ग्रोथ। इसके विपरीत प्रतान का वह हिस्सा जो आधार के संपर्क में नहीं है बाहरी तरफ, उसमें कोशिका वृद्धि यानी सेल ग्रोथ तेजी से होती है। फिर कुंडलित होना, कॉइलिंग, वृद्धि में इस अंतर के कारण प्रतान आधार के चारों ओर मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है और उसे जकड़ लेता है, जिससे पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद मिलती है। चलो 3 नंबर का इजी सवाल है। पादपों एवं जंतुओं में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये देखा गया है कि इससे ना एक लॉन्ग आंसर पूछा ही जाता है, मतलब 5 नंबर का सवाल इस चैप्टर से आता ही आता है। ठीक है, तो खैर हमने तो सारे जितने भी मतलब 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो मतलब वहां पे भी तुम बिल्कुल सॉर्टेड हो, चाहे 2 का है 3 का है 5 का है। अगर तुम इसको सीरीज को अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो और इसकी प्रैक्टिस इसी तरह कर रहे हो जैसे मैंने बताई है, तो तुम कोई भी कितने भी नंबर का सवाल हो, 2 का हो 3 का हो 5 का हो या केस बेस में आ जाए 4 का 1 1 2 करके वैसे उसमें आता है, तो तुम उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। पादपों एवं जंतुओं में होने वाली हार्मोन समन्वयों के बीच विभेदन कीजिए। दूसरा सवाल पूछा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है। पहला पार्ट है बोधगम्यता, साइकिल चलाना, उल्टी आना, भूख पर नियंत्रण, और यांत्रिक आघातों यानी चोटों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा किस प्रकार होती है, अथवा चलो यही सवाल है फिलहाल के लिए, चॉइस वाला सवाल इसके आगे देखते हैं। चलो पहले इसका उत्तर दे देते हैं। पौधों और जंतुओं में हार्मोनल समन्वय अंतर क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। चलो मतलब किस गुण के आधार पर हम डिफरेंस स्टेट करेंगे। सबसे पहला हमने सिस्टम ले लिया, तंत्र, फिर उसके बाद परिवहन और उसके बाद जटिलता। पौधों में इनमें कोई विशिष्ट तंत्र नहीं होता, हार्मोन विशेष कोशिकाओं में बनते हैं। ठीक है। जंतुओं में क्या होता है, इनमें एक विकसित अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें विशिष्ट ग्रंथियां होती हैं। परिवहन, हार्मोन का परिवहन विसरण यानी डिफ्यूजन या संवाहनी ऊतकों द्वारा धीरे धीरे होता है। और जंतुओं में क्या होता है, हार्मोन सीधे रक्त ब्लड में स्रावित होते हैं और शरीर में तेजी से फैलते हैं। ठीक है। फिर जटिलता कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम नहीं होता पौधों में की अगर बात करें, है ना। और अगर हम जंतुओं की बात करें, इनमें समन्वय जटिल होता है क्योंकि वह यह तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है ना। ये तो हो गए इसके डिफरेंसेस। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था, मस्तिष्क इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला था बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में भी सेरिब्रम हमारा। ठीक है। साइकिल चलाना, राइडिंग अ साइकिल यानी अनुमस्तिष्क, इसके लिए अनुमस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल है यानी सेरिबेलम, ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हमारा जो ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, ये हमें बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को। उल्टी वो है ना, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर हमारा है भूख का नियंत्रण, कंट्रोलिंग हंगर, इसमें अग्र मस्तिष्क हमारा फोर ब्रेन हमारी हेल्प करता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है। ठीक है। फिर हम बात करें मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है, ये एक मजबूत हड्डियों के बॉक्स में सुरक्षित रहता है जिसे हम कपाल यानी स्कल यानी क्रेनियम, इसका जो एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम है वो है क्रेनियम, क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो प्रघात अवशेषक यानी शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करता है और झटकों से बचाता है। बात करें अगर हम स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु की, ये हड्डियों की एक मजबूत संरचना होती है ना। इसको कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रेट कॉलम, जिसको हम बैकबोन द्वारा सुरक्षित रहती है। जो मेरुरज्जु होती है वो कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम यानी या फिर बैकबोन भी कहते हैं उसको, उसके द्वारा ये सुरक्षित रहती है। चलो अब हम अगले सवाल पे बात कर लेते हैं, जो चॉइस में था अथवा वाला सवाल, है ना। ये इसमें क्या पूछा है, अनुवर्तनी गति किसे कहते हैं, उस पादप हार्मोन का एक उदाहरण दीजिए जो नंबर 1 जो वृद्धि संदमन करता है तथा जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। फिर पूछा गया है स्पर्श की अनुक्रिया
में मटर के पौधे के परातन की दैशिक गति का व्याख्या कीजिए। इस गति के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम लिखिए। वही सेम सवाल दोबारा रिपीट हो गया है ना, थिग्मोट्रोपिज्म वाला जो भी हम डिस्कस करके आए हैं, वही सवाल दोबारा रिपीट हो गया है। तो अनुवर्त गति, सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। पौधों में होने वाली वह दिशात्मक गति या डायरेक्शनल मूवमेंट जो किसी बाह्य उद्दीपन यानी स्टिमुलस जैसे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण की दिशा से निर्धारित होती है, उसे अनुवर्तन गति कहते हैं। पादप हार्मोन में वृद्धि को रोकने वाला इनहिबिट्स ग्रोथ, ये होता है एब्सेसिक अमल। ठीक है, ये कौन सा अमल होता है? ये होता है हमारा एब्सेसिक अमल। ये क्या काम करता है? ये वृद्धि को रोकने वाला, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला, प्रमोट सेल डिवीजन, वो कौन सा है हमारा भाई? वो होगा हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करते हैं? ये सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। चलिए अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। प्रतान की दिशात्मक गति, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल। मटर के पौधों में प्रतान यानी टेंड्रिल जो है स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब प्रतान किसी आधार सपोर्ट के संपर्क में आता है तो आधार को छूने वाली हिस्से की वृद्धि धीमी हो जाती है, जबकि विपरीत दिशा की कोशिकाओं में तीव्र वृद्धि, रैपिड ग्रोथ होती है। इस असमान वृद्धि के कारण प्रतान आधार के चारों ओर लिपट जाता है। इसे स्पर्शानुवर्तन यानी थिग्मोटॉपिज्म कहते हैं। बिल्कुल सेम आंसर है जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, एग्जैक्टली सेम वही आंसर है। इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होता है। देखें आंसर में भी हमने वही लिखा है। इस गति और वृद्धि के लिए मुख्य रूप से ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, जो छाया वाले या बिना संपर्क वाले भाग में जमा होकर उसे लंबा कर देता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है, मानव मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क के भागों के नाम लिखिए। पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप और लार आने जैसी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है? पश्च मस्तिष्क के भाग यानी पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन, है ना। मानव मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क में हिंड ब्रेन के 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला है पोन्स, फिर है हमारा मेड्यूला और तीसरा हमारा सेरिबेलम। पोन्स हो गया, मेड्यूला और अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। ठीक है, अब ये दूसरा सवाल जो पूछा गया था कि पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप और लार आने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? चलिए, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और लार आना यानी सलाइवेशन और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं इनवॉलंटरी एक्शन का नियंत्रण मेड्यूला द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये अभी हम पीछे भी पढ़ के आए हैं और हमने दोबारा से यहाँ पे इसको कवर कर लिया है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हार्मोन की परिभाषा लिखिए। भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है, हार्मोन के बारे में जरूर पूछता है, हार्मोन की डेफिनेशन। ठीक है, हार्मोनों का स्वर्ण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए। हमारे पास पुनर्भरण क्रिया विधि है जिसके द्वारा यह किया जाता है। एक उदाहरण की सहायता से इसका कथन की पुष्टि कीजिए। चलो इसका आंसर देख लेते हैं अब क्या है। हार्मोन की परिभाषा, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हार्मोन की क्या है। हार्मोन वे रासायनिक संदेशवाहक यानी केमिकल मैसेंजर्स है जो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा अल्प मात्रा में सीधे रक्त में स्रावित किए जाते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा ये हार्मोन है सीधे ब्लड में रिलीज किए जाते हैं, है ना। और शरीर के विशिष्ट लक्ष्य अंगों यानी टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचकर उनकी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं पुनर्भरण क्रियाविधि और औचित्य की यानी फीडबैक मैकेनिज्म और जस्टिफिकेशन है। हार्मोन का स्राव पुनर्भरण क्रियाविधि यानी फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हार्मोन सही समय पर और सटीक मात्रा में स्रावित हो रहा है, मतलब सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये कौन मॉनिटर करता है? फीडबैक मैकेनिज्म और जस्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है ना, फीडबैक मैकेनिज्म और जस्टिफिकेशन ये देखता है, फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली, है ना। उदाहरण, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, यदि हमारे रक्त में शर्करा ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो अग्नाशय की कोशिकाएं इसे पहचान लेती हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप अधिक इंसुलिन का स्राव करती हैं। जैसे ही रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य हो जाएगा तो वो इंसुलिन का स्राव भी उसके हिसाब से एडजस्ट कर देंगी। ठीक है, यही बात हमको यहाँ पे बतानी है। प्रश्न नंबर 23 है, दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए तथा प्रत्येक प्रकरण में उद्दीपन का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित द्वारा प्रदर्शित गति का प्रकार लिखिए। जड़ तथा प्ररोह। ठीक है, ये बताना है जड़ जो है हमारी रूट, ये तो हो गई हमारी रूट, है ना, रूट, और ये हमारा प्ररोह यानी हमारी हो गई शूट। इनके द्वारा जो है कौन सा ट्रोपिज्म डिस्प्ले किया जा रहा है, ये हमें उसको देख के बताना है। अब ये जो ट्रोपिज्म का जो सवाल है ना, आपने देख लिया होगा, ये तीसरा सवाल है जो हम ट्रोपिज्म के ऊपर कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो टॉपिक है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रोपिज्म के बारे में जरूर पूछता है सीबीएसई।
ठीक है। वैसे तो ये सारे ही सवाल जो इसमें मैंने रखे हैं पेपर में सब सीबीएसई में आए हुए सवाल हैं, तो सभी को बिल्कुल इक्वली तरीके से प्रिपेयर करना है ना। कोई ऐसा नहीं है कि इसको स्पेशली ट्रीट करोगे बाकी सबको नहीं करोगे, हर सवाल को इक्वली ट्रीट करना। वही जो तरीका बताया है, एक वीडियो 5 बार हफ्ते में और फर्स्ट डिवीजन गारंटीड। चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जड़ की यानी रूट की, है ना। इसका गति का प्रकार ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दर्शाती है, क्योंकि ये नीचे की ओर मुड़ रही है। ठीक है, जैसा कि आप इसमें इमेज में देख सकते हो, ये जो है नीचे की तरफ मुड़ रही है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दर्शा रही है, मतलब ग्रेविटी की वजह से जो ट्रॉपिज्म होता है वो वाला ट्रॉपिज्म ही दर्शा रही है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ पुल करती है और ये रूट भी नीचे की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। बात करें अगर प्ररोह की, ठीक है, उद्दीपन यानी स्टिमुलस गुरुत्वाकर्षण, ट्रॉपिज्म किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शूट की। गति का प्रकार यह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दर्शाता है, क्योंकि ये ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत मुड़ रहा है। ठीक है, अगर हम शूट की बात कर ले, ये ऊपर की तरफ मुड़ रही है ना, पौधा तो गिरा हुआ है ना, रूट जा रही नीचे की तरफ और ये जा रही ऊपर की तरफ, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही है। क्यों दिखा रही है भाई नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म? क्योंकि ये ग्रेविटी की डायरेक्शन के अगेंस्ट ऊपर जा रही है ना, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो गया हमारा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, होता है कि भी किसकी वजह से? ये भी ग्रेविटी की वजह से ही होता है। चलो इसका स्टिमुलस भी ग्रेविटी है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा है प्रतिवर्ती चाप से क्या तात्पर्य है? मानव शरीर में यह कहां बनते हैं? और ख पार्ट में पूछा है जंतुओं में प्रतिवर्ती चापों का विकास क्यों हुआ है? चलो सबसे पहले रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जान लेते हैं कि है क्या चीज ये प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान तंत्रिका आवेग नर्व इंपल्स जिस रास्ते या पथ से होकर गुजरता है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान हमारा जो नर्व इंपल्स है वो जिस रास्ते के जरिए होकर गुजर रहा है उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है ना। स्थान, यह चाप मुख्य रूप से मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं जहां संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं मिलती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? हमें मिलते हैं मेरुरज्जु में, ये मतलब बनते हैं वहां पे मेरुरज्जु में यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, जहां पे संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाएं मिलती हैं। विकास का कारण, ठीक है, रीजन फॉर एवोल्यूशन हम जान लेते हैं। जंतुओं में प्रतिवर्ती चापों का विकास क्यों हुआ है? इसका विकास इसलिए हुआ है क्योंकि जंतुओं में मस्तिष्क की सोचने की प्रक्रिया थिंकिंग प्रोसेस जटिल और अपेक्षाकृत धीमी होती है, इसलिए अचानक आने वाले खतरों से शरीर को बचाने और त्वरित प्रतिक्रिया क्विक रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ती चाप का विकास एक शॉर्टकट के रूप में हुआ है। ठीक है, समझ में आया क्यों है? मतलब अचानक से कोई खतरा आ जाता है, उस सिचुएशन में रिएक्ट करने के लिए इसका जो विकास है वो हुआ है। चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। कंट्रोल हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम चलेंगे अपने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की तरफ। 8 सवाल इसमें रखे हैं, लगभग 9 नंबर का इसका एवरेज है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के इंट्रो में ही बता दिया था, है ना। एवरेज 9 मार्क्स का है, पिछले 3 साल में पूछा गया है ना। मतलब देखो मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये 9 मार्क्स जो लिखा है ये पिछले 3 साल का एवरेज है। ठीक है, ये मत सोचना कि अगर सीबीएसई 2026 में 11 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछ लिया तो सोचो कि भाई उन्होंने तो कहा था कि 9 मार्क्स का ही आएगा, है ना। ये 3 साल का एवरेज है। ठीक है ना, किसी साल 10 का आएगा, इस साल 11 का आएगा, इस साल 9 का आएगा, तो मिला के इसका जो एवरेज है लगभग वो 9 ही हो जाता है, कभी 8 का आ जाता है ना। तो इसलिए इसका एवरेज जो है वो 9 मार्क्स है ना। चलो देखते हैं सबसे पहला सवाल। लेशमानिया और प्लाज्मोडियम में होने वाले विखंडन की विधियों के प्रकार का नाम लिखिए। 1 नंबर में पूछा है। अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन विधि का एक लाभ लिखिए। ये भी 1 नंबर का सवाल, छोटा सा। कारण दीजिए ऐसा क्यों है कि यीस्ट की कॉलोनियां पानी में गुणन करने में असफल रहती हैं परंतु शर्करा के विलयन में गुणन करती हैं। फिर दूसरा सवाल पूछा है शुष्क डबल रोटी के टुकड़े पर राइजोपस विशिष्ट नए जीव वृद्धि नहीं करती हैं। चलो भाई ये सबका बता देते हैं। सबसे पहले लीशमानिया की बात कर लेते हैं। इसमें द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, 1 नंबर में पूछा था तो छोटा सा आंसर हो गया कि इसके अंदर जो है द्विखंडन होता है, बाइनरी फिजन, जो इसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। प्लाज्मोडियम की बात करें, इसमें बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन होता है। इसका जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है बहुखंडन, है ना। एक नंबर यहाँ पे कंफर्म, आधे नंबर के लिए 2 बातें पूछी थी। चलो बी पार्ट में देख लेते हैं। लैंगिक जनन का एक लाभ बताना है, यानी एडवांटेज बतानी है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसके ऊपर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। लैंगिक जनन से संतति में विभिन्नताएं वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं। यह विभिन्नताएं प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रजाति का उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल बनाए रखने में और जैव विकास इवोल्यूशन में सहायक होती हैं।
ठीक है। और जबकि जो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें जो संतति होती है वो हूबहू अपने पेरेंट जैसी होती है। ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में जो संतति है उसके अंदर वेरिएशन होती है, जो उसको बदलते हुए अपने एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, मतलब अडेप्ट करने के लिए जरूरी होती है। ठीक है। चलो बात करते हैं फिर सी पार्ट की। यीस्ट कोशिकाओं को प्रजनन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चीनी का घोल यानी शुगर सॉल्यूशन उन्हें यह पोषण प्रदान करता है, जबकि केवल पानी में ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। ठीक है। ये हो गया सी के फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड वाला है राइजोपस के बीजाणु यानी स्पोर्स को अंकुरित होने के लिए नमी मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। सूखी ब्रेड पर नमी ना होने के कारण वे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। ठीक है। ये तो पूछा था ना कि सूखे ब्रेड मोल्ड पे राइजोपस वृद्धि क्यों नहीं कर पाता, इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि उनको मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सॉरी, अगला सवाल हमारा है, किसी तालाब जिसका संग्रहित पानी गहरा हरा दिखाई दे रहा है उसमें कोई छात्र तंतु के समान संरचनाओं को पहचानता है। इस संरचनाओं का नाम लिखिए। ये जीव किस प्रकार गुणन करते हैं व्याख्या कीजिए। चलो ठीक है। संरचना का नाम, गहरे हरे रंग की वह तंतुनुमा संरचना स्पाइरोगायरा है, जो एक प्रकार का शैवाल यानी एल्गे है। ठीक है। अब किसी तालाब में आपने देखा होगा ऊपर हरी हरी सी वो एक लेयर बन जाती है ना, उसको हम स्पाइरोगायरा कहते हैं, एक तरीके का एल्गे है। ठीक है। प्रजनन की विधि, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये खंडन फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा प्रजनन करता है। ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। व्याख्या, जब स्पाइरोगायरा परिपक्व हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है तो उसका शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। प्रत्येक टुकड़ा या खंड फ्रैगमेंट वृद्धि करके एक नया जीव बन जाता है। ठीक है। ये इसका हो गया एक्सप्लेनेशन। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लैंगिक जनन के समय किसी स्पीशीज में डीएनए का स्थायित्व सुनिश्चित होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। लैंगिक जनन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लैंगिक जनन में डीएनए की स्थिरता को दो चरणों में सुनिश्चित होता है। ठीक है। जो डीएनए की स्थिरता है वो दो चरणों में सुनिश्चित होती है। एक है युग्मक निर्माण यानी गैमीट फॉर्मेशन। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है, जिससे युग्मकों के गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है ना। फिर निषेचन फर्टिलाइजेशन, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज जाइगोट में गुणसूत्रों की मूल संख्या फिर से पुनः स्थापित यानी रिस्टोर हो जाती है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी डीएनए की मात्रा और स्थिरता बनी रहती है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में पूछा गया है ना। तो ये बताना था इसके अंदर कि जो डीएनए की स्थिरता है वो किस तरह बनी रहती है। छोटे छोटे 2 रीजन लिखे, कंप्लीटली अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल उसका आंसर। पीएमआर रूल से ये भी याद हो जाएगा, प्रैक्टिस मेमोराइज एंड रिवाइज। प्रैक्टिस करोगे, आंसर को याद कर लोगे और इसको रिवाइज कर लोगे तो बिल्कुल एज इट इज आंसर लिख के आ सकते हो एग्जाम में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर का सवाल, अंडवाहिका में शुक्राणु के प्रवेश करने से गर्भ यानी भ्रूण बनने तक होने वाली घटनाओं की व्याख्या कीजिए। गर्भ धारण करने के पश्चात प्लेसेंटा की भूमिका का उल्लेख कीजिए। चलो ठीक है। ये कहा है कि जो अंडवाहिका में शुक्राणु यानी जिस स्पर्म की जब एंट्री हो जाती है ओविडक्ट में, वहां से लेके भ्रूण बनने तक, है ना, उसकी हमको पूरी मतलब भ्रूण यानी फीटस बनने तक जो है उसकी पूरी घटनाओं की व्याख्या करनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। सॉरी। चलो देखते हैं इसका आंसर। तो क्या क्या घटनाक्रम देख लेना इसका इवेंट। सबसे पहले होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। अंडवाहिका यानी ओविडक्ट में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है जिससे युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। फिर हम करेंगे, फिर होता है उसके बाद आरोपण यानी इम्प्लांटेशन। युग्मनज तेजी से विभाजित होकर कोशिकाओं का एक समूह या भ्रूण एम्ब्रॉयो जिसको बोलते हैं, है ना, बनता है, जो गर्भाशय यूटेरस की दीवार में स्थापित हो जाता है। ठीक है। फिर होता है गर्भ निर्माण यानी फीटस फॉर्मेशन, है ना। भ्रूण निरंतर विकसित होता है और जब शरीर के सभी अंग जैसे हाथ पैर पहचाने जाने लगते हैं तो उस अवस्था को गर्भ कहते हैं। उसको फिर हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं, गर्भ, है ना। भ्रूण हम कहते हैं एम्ब्रॉयो को और गर्भ हम कहते हैं फीटस को। चलो फिर प्लेसेंटा की भूमिका बतानी थी। प्लेसेंटा की भूमिका क्या है, यह एक तस्तरी नुमा यानी डिस्क लाइक ऊतक है जो भ्रूण को मां के गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है। पोषण, इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन। ये मां के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन भ्रूण को प्रदान करता है। ठीक है। फिर इसका अपशिष्ट निष्कासन यानी वेस्ट रिमूवल, ये भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट सब्सटेंसेस को मां के रक्त में स्थानांतरित करके बाहर निकालता है। ठीक है।
मतलब उसके वेस्ट रिमूवल के भी काम आता है, भ्रूण के वेस्ट रिमूवल में भी प्लेसेंटा की मदद लगती है। ठीक है, ये हो गया प्लेसेंटा का रोल। चलो अब बात करते हैं अगले सवाल की, जो कि फिर से 3 नंबर का सवाल है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में यदि परागण नहीं होता है तो आवृत बीजों की पुष्पों में निषेचन क्यों नहीं हो सकता है? निषेचन के पश्चात पुष्प में युग्मनज कहाँ स्थित होता है? यह विकसित होकर क्या बन जाता है? ठीक है, बी पार्ट में पूछा है, पुष्प के उन भागों के नाम लिखिए जो वही कार्य करते हैं जो जंतुओं के नीचे दिए गए भाग करते हैं, यानी वृषण और अंडाशय। चलो अब इसका उत्तर देख लेते हैं। निषेचन के लिए परागकण की आवश्यकता, नीड ऑफ पॉलिनेशन फॉर फर्टिलाइजेशन। चलो देख लेते हैं। निषेचन के लिए नर युग्मक यानी मेल गैमीट और मादा युग्मक फीमेल गैमीट का मिलना आवश्यक है। चूंकि पौधों में नर युग्मक अचल यानी नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए परागकण यानी पॉलिनेशन ही वह प्रक्रिया है जो परागकणों यानी पॉलन ग्रेन्स को वर्तिक्राग यानी स्टिग्मा तक पहुंचाती है ताकि वे अंडाशय तक पहुंच सके। इसके बिना निषेचन असंभव है, इसके बिना फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो युग्मनज का स्थान, लोकेशन ऑफ जाइगोट। निषेचन के बाद युग्मनज बीजांड यानी ओव्यूल के भीतर स्थित होता है। फिर इसका डेवलपमेंट देख लेते हैं, कहाँ होता है? विकास। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण यानी एम्ब्रायो बनता है जो बाद में नया पौधा बनता है। ठीक है, पुष्प के, फिर बी पार्ट में क्या पूछा था? पुष्प के समतुल्य भाग, इक्विवेलेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। वृषण यानी जैसे टेस्टिस होती है वैसे पुष्प में क्या होता है? उसमें होता है परागकोश, एंथर, क्योंकि वह परागकण यानी नर युग्मक बनाता है। ठीक है, फिर अंडाशय की तरह उसमें क्या होता है? उसमें भी अंडाशय होता है, वो पुष्प के अंदर भी अंडाशय होता है, ओवरी दोनों में होती है। ठीक है, पौधों में भी इसे अंडाशय ही कहते हैं जो मादा युग्मक बनाता है। ठीक है ना, देखो अब फिर हमारे पास एक एक नंबर के सवाल है। ये बेसिकली केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन में बेसिकली होता क्या है, एक तुम्हें पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ के आधार पर तुमसे सवाल पूछे गए हैं। लेकिन कभी कभी सीबीएसई क्या करता है, तुम्हें पैराग्राफ तो दे ही देता है और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब अगर तुम वो पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते हो, वैसे तो उसको हमेशा पढ़ना चाहिए, एक आंसर उसी में छुपा होता है ना, उसको हमेशा पढ़ा करो पैराग्राफ को। अगर तुम नहीं भी पढ़ते हो और तुम याद करके गए हो और ये डायरेक्टली सवाल पूछ ले जाते हैं तो तुम उनको इजीली आंसर कर सकते हो। जैसे मानव महिलाओं में निषेचन का स्थल लिखिए, अब हमको पता है कि भाई मानव महिलाओं में निषेचन का स्थल क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, वो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो इसका उत्तर क्या होगा? मानव मादा में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अंडवाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में संपन्न होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? अंडवाहिका में। ठीक है, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। मर्जी तुम्हारी है, चाहे अंडवाहिका लिखे हो चाहे फैलोपियन ट्यूब लिखे एग्जाम में, दोनों ही ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट हिंदी में बिगिन कर सकते हो, कीवर्ड्स को इंग्लिश में लिख सकते हो, मिक्स करके लिख सकते हो, उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, ये मैंने हर लेक्चर में बताई है बात अपने। चलो, गर्भाशय किस प्रकार स्वयं को विकसित होते भ्रूण की प्राप्ति और उसके पोषण के लिए तैयार करता है? व्याख्या कीजिए। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। गर्भाशय यानी यूटेरस जो है, भ्रूण को ग्रहण करने के लिए हर महीने अपनी आंतरिक परत को मोटी, थिक और स्पॉन्जी बना लेता है। ठीक है, इसमें रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स की आपूर्ति भी बढ़ जाती है ताकि विकसित हो रहे भ्रूण को मां के रक्त से पर्याप्त पोषण यानी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है ना, इस तरीके से करता है। अब बात करते हैं ग पार्ट की। ग पार्ट में क्या पूछा है? क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है? यदि अंड कोशिका का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। इसके बाद गर्भाशय की मोटी और स्पंजी आंतरिक परत की आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए यह टूटकर रक्त और श्लेष्मा यानी म्यूकस के रूप में योनि वजाइना मार्ग से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जो लगभग 2 से 8 दिनों तक चलता है। ठीक है बच्चों, मेंस्ट्रुएशन हम इसी को कहते हैं। क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो अंड है वो लगभग 1 दिन तक जिंदा रहता है, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो मोटी लाइनिंग बन जाती है यूट्रस के अंदर, है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती और इसीलिए ये टूटकर ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये लगभग 2 से 8 दिनों तक चलती है। 2 से 8 दिनों तक चलना इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन और 2 से 8 दिनों तक चलना पूरा इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ठीक है ना, चलो अगले सवाल की तरफ। पूछा गया है फिर, अथवा विकसित होता भ्रूण किस प्रकार माता के रुधिर से पोषण प्राप्त करता है? व्याख्या करेंगे। चलो ये बता दें किस तरीके से प्राप्त करता है। प्लेसेंटा की मदद से प्राप्त करेगा, ये हम पीछे भी कवर करके आ चुके हैं ना। विकासशील भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा नामक विशेष ऊतक द्वारा मिलता है। देखो भाई फिर से आगे प्लेसेंटा की बात। ठीक है, प्लेसेंटा के बारे में ना सीबीएसई पूछता ही पूछता है, इसलिए इसको यहाँ पे इस सीरीज में मैंने 2 बार रखा है।
संरचना, स्ट्रक्चर, ये एक तस्तरी नुमा यानी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो गर्भाशय की दीवार में धसी होती है। कार्यविधि, मैकेनिज्म क्या होता है? प्लेसेंटा में भ्रूण की ओर दीर्घरोम यानी विलाय होते हैं, जबकि मां की ओर रक्त स्थान होते हैं जो इन दीर्घरोमों को घेरे रहते हैं। ये संरचना ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसे पदार्थों को मां के रक्त से भ्रूण तक पहुंचाने के लिए एक विशाल सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया प्रदान करती है। ठीक है, मां के रक्त से भ्रूण को ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाने के लिए एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं अगला सवाल जो है, बीज में निम्नलिखित प्रत्येक भाग का एक एक कार्य लिखिए। चलो, बीजावरण, बीजपत्र, मूलांकर और प्रांकुर, इनका एक एक कार्य बताना है। बीजावरण यानी सीड कोट, यह बीज के नाजुक आंतरिक भागों को सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये तो सीड कोट का काम हो गया यानी बीजावरण का। बीजपत्र यानी कोटिलेडन, ये क्या करता है? ये विकसित हो रहे भ्रूण के लिए भोजन संग्रह यानी फूड को स्टोर करता है, जो कोटिलेडन होता है बीजपत्र। मूलांकर यानी रेडिकल, ये अंकुरण के बाद विकसित होकर पौधे की जड़ बन जाता है, जड़ बनाता है ना। जो रेडिकल होता है ये अंकुरण के बाद क्या करता है? विकसित होकर पौधे की जड़ बनाता है। प्रांकुर, जो प्लूम्यूल होता है वो क्या करता है? ये विकसित होकर पौधे का प्रारूप यानी शूट या तना बनाता है। ठीक है, इनका एक एक हो गया कार्य जो हमको लिखना बताना था। ठीक है, और फिर ख पार्ट में पूछा है, ये भी 2 नंबर का सवाल था, प्रयोगशाला में यीस्ट संवर्धन को के मुख्य चरणों को लिखिए। ठीक है, चलो, पोषक घोल तैयार करना है, मैंने प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। एक बीकर में आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर ले और उसमें थोड़ी चीनी यानी शुगर घोल ले। चीनी यीस्ट के लिए भोजन या ऊर्जा स्रोत का कार्य करती है, मतलब एक एनर्जी सोर्स हो गई चीनी यीस्ट के लिए। ठीक है, फिर यीस्ट मिलाना और हमारा ऊष्मायन, एडिंग यीस्ट एंड इंक्यूबेशन। इस घोल में चुटकी भर यीस्ट पाउडर डालें और इसके किसी गर्म स्थान यानी वार्म प्लेस पर रख दें। अनुकूल तापमान और पोषण मिलने पर यीस्ट तेजी से गुणन यानी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। इस तरीके से हम लेबोरेटरी में यीस्ट को बना सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। सारे के सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इस सीरीज के लिए 12 चैप्टर्स हमने रखे थे। टोटल 13 चैप्टर है साइंस के सिलेबस में। एक चैप्टर हमने छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा वो डिफिकल्ट चैप्टर है, वहां पर हमको आपको लेके जाना ही नहीं है। ठीक है, टोटल 12 चैप्टर्स हमने इस सीरीज में रखे थे। 12 के 12 चैप्टर्स के पिछले 3 साल के पेपर को निचोड़ के उनके क्वेश्चंस निकाल के आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है, सबका सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है आपके एग्जाम में आने वाला सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में, वो आपको मिल चुका है इस सीरीज के द्वारा। ठीक है ना। तो अब आपका काम क्या है? आपको इस सीरीज को, मतलब मैं तो बस ये कहूंगा डायरेक्टली, दिन रात जो है इस सीरीज को पकड़ लो और अपनी तैयारी करना शुरू कर दो साइंस के लिए। ठीक है, दिन में जितनी बार देख सकते हो उस वीडियो को देखो, बाहर की दुनिया से कोई मतलब मत रखो। देखो, एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं और अब सिर्फ तैयारी करने के लिए, पूरे साल तो तुमने पढ़ा नहीं है, तो तुम्हारे पास ये सीरीज है जो कि बिल्कुल एक अमृत की तरह तुमको मिल रही है। ठीक है, इस सीरीज का साथ पकड़ लो, 5-5 बार एक वीडियो को देखो और फिर हम देखते हैं कि तुम्हें फर्स्ट डिवीजन लाने से कौन रोक सकता है। ठीक है, चलो फिर बढ़िया तरीके से तैयारी करो, बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर एग्जाम में, और हम मिलेंगे फिर अगली किसी सीरीज में। थैंक यू।